हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भरत हिंदुस्तानी में। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है? देखिए, आपके जो 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो आर्टिकल और स्पीच का हाथ में आता है, दोनों में एक करना होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 7 मार्क का होता है और 11th क्लास में भी आपके आता है। हाफ ईयरली में आपका आता है 7 मार्क का और ईयरली एग्जाम आता है आपके 10 मार्क। इन बातों का आप ध्यान रखना। अब आर्टिकल, हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है और आपके हर जगह काम आते हैं, पर फिर भी दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में एक लिखना होता है। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे आर्टिकल के बारे में, और स्पीच का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आर्टिकल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, किस तरीके से, इसके बारे में आज हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे इसके फॉर्मेट के साथ। आर्टिकल एक प्रकार क्या होता है, लेख होता है, ऐसा लेख जिसमें आप जब भी सामने वाले कोई स्पीच के जैसा होता है, बस इसमें फर्क इतना होता है, स्पीच भी एक लेख होता है जिसे आप भाषण बोलते हो, और ये भी कैसे इसी तरीके होता है। फर्क इन दोनों में इतना होता है कि ये एक आप जब देते हो तो आपके सामने कई अतिथिगण सामान्य लोग बैठे होते हैं, तो उनको आप रेस्पेक्ट देके बोलते हो। ये आप जो कोई एक दूसरी वस्तु पे बोलते हो ना, कोई आप टॉपिक लेते हो तो उस पर विशेष टॉपिक पे बोलते हो ना, डायरेक्टली आप उसी टॉपिक पे स्टार्ट कर देते हो। तो आप देखिए, आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है फर्स्ट जो है मैगजीन, और सेकंड आपका जो है न्यूज़पेपर। यानी मैगजीन क्या है, पत्रिकाएं, पत्रिकाओं में लेख आते हैं, और ये होता है आपके समाचार पत्र। यानी कुछ लेख है जो आपके पत्रिकाओं में आते हैं, कुछ लेख समाचार पत्र में आती है। पत्रिका क्या आती है, आप देख रहे हैं नॉर्मली ऐसी कई किताबें आती है, एक मासिक या फिर एक 15 दिनों में जो भी आती है, साप्ताहिक वगैरह होती है, जो अर्धमासिक, त्रैमासिक या वार्षिक पत्रिका वाली किताबें आती है छोटी छोटी, जिनमें आपके लेख लिखे होते हैं। किताबें छपती है जिसमें आपसे लेख मांगे जाते हैं, आपकी कहानियां वगैरह छपती है, तो वो तो होती है पत्रिकाएं। न्यूज़पेपर जो हमेशा आपके लिए आता है समाचार देने के लिए, होता है आपका न्यूज़पेपर। तो आजकल जो है न्यूज़पेपर में ज्यादा आने लगे लोग, पाठक है इसके, इसको पढ़ने वाले ज्यादा है, तो ये हमेशा आता है, तो इसके पाठक भी सिंपली ज्यादा होंगे, इसके पाठक कम है, क्योंकि आजकल लोगों को पत्रिका को इतनी इच्छा आने लगी है और लोग पत्रिका देखते भी है ऑनलाइन, इसलिए पत्रिकाएं बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र लगभग हर कोई पढ़ता है, इसलिए इसके पाठक ज्यादा है, इसके पाठक कम है। तो इसकी जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में हम भी बात करेंगे। आर्टिकल का उद्देश्य, जो उसका पर्पज होता है, उद्देश्य जो जैसे आप इंग्लिश में पर्पज बोलते हो, तो ये उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जनता तक सूचना को पहुंचाना, यानी कोई इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाना, उनको किसी कार्य के लिए एक मत करना। यानी कि एक कोई, मान लो आप आंदोलन करने जा रहे हो, तो भी लोगों को आप एकत्रित करोगे, उनका मनोरंजन करना। मान लो कोई लोगों को मनोरंजन करना, तो 10 लोग इकट्ठा करके आप उनके सामने जो आर्टिकल प्रस्तुत कर रहे हो, उनको समझाना, या कोई बात है, कोई टॉपिक है, उनको आप डायरेक्टली समझाना चाहते हो, या लेखक समय के विचार जन साधारण तक पहुंचाना होता है। यानी कि आप सिंपली समझे कि हर एक बात को लिए आम जनता के फायदे के लिए हो, तो उसमें कोई भी बातचीत हो तो आम जनता तक पहुंचाने का कार्य हो। जैसे मान लेखक के विचार स्वयं के है, उसने कोई विचार प्रस्तुत की है जो आम जनता के काम के, उनको लोगों तक पहुंचाना है, तो आर्टिकल काम करता है। यदि कोई कार्य के लिए, मान लो कैसे कोई भी कार्य हो, हड़ताल हो, आंदोलन या और कोई भी ऐसे काम हो जिसमें लोगों को इकट्ठा करना है, एक मत करना है, सबका समर्थन एक और करना है, उसके लिए किसका कौन काम आता है, आर्टिकल काम आता है। उनका मनोरंजन करना है, उनको सुनना है, तो भी आर्टिकल काम आ सकता है। तो इसलिए आर्टिकल का उद्देश्य तो ये हो गया कि कुल मिलाकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना या फिर उनको समझाना होता है। इसमें विभिन्न तर्कों
कोई तर्क देते हो आपके इसमें वो ये बात है, इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। प्रमाण आप उसको जो सेटिस्फाइड करते सामने वाले को, उसका जो प्रमाणित करते हो, उसको प्रूव कर रहे हो सामने वाले बात को, तो उसके लिए आप एक तर्क देते हो कोई भी कि ये आप अपने विचार कि ये इस तरीके से हो सकता है, तो ये तो आपका तर्क है। तर्क कैसा होना चाहिए? अकाट्य, यानी कि आपके तर्क को कोई काट ना सके। प्रमाण जो आप उनका प्रमाण देते हो या आप उसको प्रूव कर रहे हो, तो आपको एकदम प्रूव करना है कि ये बात ऐसी होती है। तथ्य फैक्ट उनसे संबंधित, जैसे आपने मान लो कि फॉरेस्ट क्यों ले लिया, तो फॉरेस्ट के बारे में आप प्रमाण देते हो, पहले जंगल है, जंगलों से फायदे वगैरह, और उसमें तथ्य जंगल के कोई तथ्य तो फैक्ट होते हैं कि जंगलों से क्या क्या होता है, क्या मिलता है क्या नहीं, उनकी रिपोर्ट ये होती है कि कोई भी संस्था उनकी रिपोर्ट निकालती है कि कितने वन कम हुए या कितने बढ़े, कितने क्या पेड़ पौधे कितने, कौन से नहीं आए, कौन सी प्रजातियां गई, इस तरीके की रिपोर्ट होती है जिनका समावेश करना चाहिए। सरल यानी सिंपल, सुबोध यानी कि सामने वाले समझ वाली, समृद्ध यानी कि एक अच्छी या सांस्कृतिक लैंग्वेज जिसमें आपका मधुर वर्णों का या कहे तो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हो, ऐसे सब शब्दों का प्रयोग या ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हेडिंग पढ़ते ही आर्टिकल का मुख्य विचार स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो आप हेडिंग लिखते हो वो पढ़ते ही सामने वाला, या आप जैसे ही मान लो किसी के सामने आर्टिकल दे रहे हो, सुनते ही लोगों को मन में उत्साह लगना चाहिए कि वो हेडिंग क्या है, या फिर किस टॉपिक पे आप आर्टिकल बोलने जा रहे हो, उससे क्या होने वाला है। या फिर आप किसी के सामने हेडिंग जैसी बोल लिखते हो तो सामने टीचर को भी चेक करना, उसको भी हेडिंग देखते ही लग जाना चाहिए कि ये आर्टिकल इस विषय के संबंध में लिख रहा है। विचारों को मजबूती प्रदान करने एग्जांपल्स का यूज करना चाहिए, उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपके विचार है उसको मजबूती प्रदान करनी है। ऐसे तो आप हर कोई बात थोड़ी मानता है कि आपने जो कह दिया वो हुबहू मान लेगा, लेकिन आप उसके जैसा कि मैंने कहा ऐसा और किसी और ने कहा है, वो आप एग्जाम्पल लोगे तो आपकी बात मानी जा सकती है। इसलिए आपने विचार को मजबूती प्रदान करनी है, तो आपको किसका यूज करना है? एग्जाम्पल्स का यूज करना है, उदाहरणों को प्रस्तुत करना है। पूर्ण लेख में एक ही भाव स्पष्ट होना चाहिए, यानी आप लिख तो रहे हो कि जो वन संरक्षण पे आप लिख रहे हो, जो पेड़ पौधा बचाव में, और बीच में आप किसी और बात को भी ला रहे हो, किसी और पॉलिटिशियंस लेके आ जाते हो, पेड़ पौधे पॉलिटिशियन, ऐसा नहीं। आपका विचार है कि पेड़ पौधों को बचाना है, तो उसमें ऐसा नहीं है एनवायरमेंट में हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है। आपका विचार ये है कुल मिला के आपका टारगेट क्या होना चाहिए? पेड़ पौधों को बचाना है। जल संरक्षण है तो जल को बचाना है। इसी तरीके जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसके बारे में आपको करना है। स्वच्छ भारत मिशन लिया है तो आपको सिर्फ भारत अपने देश को स्वच्छ बनाने के बाद जो टारगेट उसके बारे में, फालतू की जो योजनाएं दूसरी योजनाएं भी होती है ना, उनका जिक्र इसमें नहीं करना है। ऐसा नहीं आप साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लेके आ जाओ, क्योंकि उसका भी एक अलग तरीका होता है, उसके भी एक अलग जगह होती है। हाँ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे है और वहां आप दूसरी कोई योजना लेके आ जाते हो, ऐसा नहीं है। जो आपको कहा है उसी के भाव स्पष्ट होने चाहिए। विचारों को विकसित करने के लिए तर्क संगत क्रम होना चाहिए, यानी आपको विचार सीक्वेंस में सीक्वेंस लेने हैं। ऐसा नहीं है पहली बात तो कहीं की ठोक दी, दूसरी बात कहीं और भी ठोक दी, ऐसा नहीं करना। आपको तर्क संगत यानी आपको एक क्रम से सीक्वेंस से आपको विचार व्यक्त करने हैं। विचारों को मैं समानता बनाए रखने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी कि एक विचार है दूसरों से संबंधित है तो आप उसको कॉमा लगा कर, इससे बेहतर है कनेक्टिंग वर्ड का यूज करें। दैट या सो या फॉर एंड बट, अदरवाइज और भी कोई कनेक्टिंग वर्ड है उनका आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको कोई मना नहीं है कि आप इसमें ये करोगे तो आपके नंबर कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आर्टिकल को सुसज्जित और फॉर्मेट के अनुसार लिखना चाहिए। आपको उसको एक सुसज्जित आराम से एक डिजाइन वगैरह उस तरीके से डिजाइनिंग तरीके से और फॉर्मेट में, जिस तरीके पहले हेडिंग है, फिर आर्टिकल लिखने वाले का लेखक का नाम, उसके बाद आपको आर्टिकल में पहले क्या करना है, फिर क्या कितने पैराग्राफ बांटना है, सब कुछ एक फॉर्मेट के अनुसार लिखना चाहिए और सब सीमा उसकी 100 वर्ड है। और अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखे। हाउ टू राइट एन आर्टिकल, एन आर्टिकल कैसे लिखे, किस तरीके से लिखे, जो लिखने में क्या क्या आपको परेशानी आती है उनका सामना कैसे करें, किस तरीके से हम उसके अंदर सेंटेंस बनाए।
आर्टिकल का टाइटल शीर्षक होता है ध्यान आकर्षित करने वाला या सामने वाला उद्देश्य ही पहले कहा था कि उसका जो हेडिंग है वो प्रभावी होनी चाहिए, केंद्रीय विषय का संकेतक। जो आप कोई भी टाइटल ले रहे हो उसका जो है एक संकेत होना चाहिए कि ये इस सब्जेक्ट बारे में है, उसका पूरा केंद्र उस पर होना चाहिए, यानी पूरे आर्टिकल के अंदर उसी का जो है भाव उत्पन्न होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी बहुत छोटा होना। ऐसा नहीं आप एक दो तीन लाइन का बना दो, तो इस तरीके का टाइटल नहीं बनाना, आपको 6 से 7 वर्ड्स में बनाना होता है। शीर्षक के ठीक नीचे बाय और राइटर का नाम लिखना चाहिए। जैसा आप रिपोर्ट में लिखते हो ना बाय और साथ में उसके साथ क्लास वगैरह लगाते हो, तो सेम ऐसा यहीं लिखना है बाय और बाद में राइटर का नाम, जिसमें आर्टिकल लिखा है कहा है उसका नाम यहाँ आ जाएगा जस्ट नीचे हेडिंग में। आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है, उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है या फिर उसका जो परिचय है वो आपके सब्जेक्ट का परिचय करा रहे हो, प्रभावी होना चाहिए। किस तरीके से करा रहे हो तो प्रभावी कैसे होगा आपका, उसमें कोई कथन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति का कोई कोट्स होते हैं जो वो हो सकते हैं, तो कोटेशन होते हैं ना किसी कथन वो हो सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि आप बता दो कि वायु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हो तो एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इस तरीके से आप पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे, बाद में उसके आंसर देके कर सकते हो। या कोई तथ्य आपका उसके बारे में फैक्ट है कि इंट्रोडक्शन में, तो आप उसका फैक्ट लिख के भी कर सकते हो। आदि तरीकों से प्रस्तुत आपको करना है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा तरीका है, आप कोटेशन का प्रयोग करो, कथन का प्रयोग करो। आर्टिकल का एक्सपोजिशन तथ्यों, प्रमाणों, आंकड़ों, कारणों, प्रभाव, रीजनल इफेक्ट, लाभ व हानि, एडवांटेज डिसएडवांटेज आदि तरीकों द्वारा करना चाहिए। यानी कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसमें जो बॉडी लिखते हो उसका जो उसमें विवरण प्रस्तुत करते हो, आप उसका वर्णन करते हो, एक्सपोजिशन करते हो, उसमें आप तथ्य होने चाहिए आपके, आप प्रमाण तथ्य हो सकते हैं, उसमें प्रमाण बता सकते हो या आंकड़े हो सकते हैं आपके, या फिर कोई कारण या प्रभाव। मुख्यतः बात आपको ध्यान रखना है कि वो कोई कारण या प्रभाव होगा। कारण प्रभाव कब होता है, जब कोई प्राकृतिक नुकसान वगैरह हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है तब बुरी मान लो बुरा लेख हो या ऐसे कोई नुकसानदायक लेख हो, तब उसमें कारण और प्रभाव, रीजन एंड इफेक्ट। और लाभ हानि, जब आप कोई ऐसा लिख दो जैसे मोबाइल फोन वगैरह है तो इनके क्या होते हैं, इससे क्या फायदे क्या नुकसान है। और यहाँ पर जैसे मान लो कि ग्रीन हाउस गैसेज है, एयर पोल्यूशन है, तो इनके जो है क्या कारण है, आप उसको क्यों हो रहा है ये आपको जानना है, उसके प्रभाव है, उसके क्या प्रभाव पड़ रही है। चीजें प्राकृतिक चीजों पे ये लागू होता है, ये अपने कृत्रिम चीजों पे लाभ हानि वगैरह आदि तरीकों द्वारा करना चाहिए। आर्टिकल कंसेप्ट जो उसको निष्कर्ष होता है 57 मिनट चाहिए, उसमें उम्मीद, अपील और ज्यादातर हो सके तो उपाय या सुझाव आदि के साथ करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम इसका जो फॉर्मेट है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ये कितने नंबर का आता है और किस चीज के कितने नंबर है। आपको किसी ग्रामर वाली दिक्कत होगी तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, तो आप देख लीजिए। तो इसमें आपको मार्क प्रिडिक्ट होती है कैसे होती है, देखिए प्रेस बोर्ड की बात करें तो टाइटल है हेडिंग जो, और उससे आप देखते हो बाई प्लस राइटर नेम, ये कितने का है 0.5 मार्क्स है, आधे नंबर का है। कंटेंट आप कितना बड़ा कंटेंट लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पॉइंट से पॉइंट ले लोगे, तीनों को तीनों पैराग्राफ ले लोगे तो भी आपको कितने मिलेंगे मार्क्स, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर, यदि आपको ग्रामर आती है या नहीं आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते तो 1.75 नंबर आपके कटेगा, और लगभग आपका यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक है आधा नंबर तो कटेगा ही कटेगा, और लिख सही करो। इसलिए हो सके ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, और यदि किसी को लगता है मुझे ग्रामर नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम लिखोगे तो 3 नंबर ये आएंगे। राइटिंग स्किल्स 1.75 मार्क्स, यानी कि 1.75 मार्क्स ही, यानी 2.5 नंबर की लगभग क्या आपके राइटिंग स्किल्स है। जैसा आप लिखते हो, आप फॉर्मेट बना के लिखते हो, आप अच्छी लिखावट है, तो उससे आपको कितने नंबर मिलते हैं इसमें 1.75। ये आपके क्या है राइटिंग के नंबर है। तो कोई कहना राइटिंग के नंबर नहीं मिलते, यहाँ आपको राइटिंग के नंबर मिल रहे हैं, और राइटिंग सेक्शन पूरे में आपको 1 नंबर आधा नंबर राइटिंग का मिलता ही। इसलिए आप लिखावट को जितनी हो सके
सुंदर बनाइए, फॉर्मेट के अनुसार काम करिए। और इसमें देखिए आप ये नंबर आ सकते, ये आ सकते, ये आ सकते। ग्रामेटिकल मिस्टेक कितने भी कर दो, आधा नंबर कट सकता, 1.5 नंबर कट जाएगा, और क्या कटेगा। इसीलिए आप ऐसा मत विचार करिए कि मुझे ग्रामर नहीं आती इसलिए मैं नहीं लिख सकता। आपको कैसे भी करके वो लिखना है। आप जब लिख लोगे ना तो आप वही 3 नंबर तो आएगा ना, ये तो आएंगी, ये तो आएंगी, यही कटेंगे ना, टेंशन क्यों ले। अच्छी राइटिंग भी आएगी, वो भी खराब है तो कम से कम 2-2.5 नंबर तो आएंगी, नुकसान क्या आपका। इसीलिए आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक के चक्कर में आपको छोड़नी नहीं है। ग्रामर थोड़ी बहुत चलेगी, और कंजक्शन वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड वगैरह का आप कनेक्टिंग वर्ड है तो आपको वो लगाने चाहिए, ध्यान रखना उनका। अब फॉर्मेट क्या होता है इसका, पहले तो आपको पता ही है, हेडिंग आएगी। हेडिंग आपको लिखनी कैपिटल लेटर्स में ताकि सुंदर लगे, और हो सके तो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करें। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की कई कॉपियां आए हैं जिसमें ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी जाती है। राइटिंग स्किल्स है, स्किल्स का मतलब क्या है, कौशल। तो उसमें आपकी एक अलग डिजाइन और आपका तरीका देखा जाता है, उसके नीचे बाय प्लस राइटर का नाम, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ के लिखोगे तो और थोड़ा बेहतर लगेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है, हो सके इतना आप इंट्रोडक्शन किसी कथन के द्वारा, किसी कोटेशन के द्वारा देने की कोशिश करें, किसी भी कोटेशन के द्वारा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें। सेकंड आपका है बॉडी ऑफ आर्टिकल, जो उसका बीच वाला हिस्सा है मैं, उसमें आपको क्या था, बॉडी क्या होती है आपको उसके बारे में बताना है, वो क्या है क्या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कोई बुरी बात है मान लो प्राकृतिक है, तो उसमें क्या होता है, या तो उसमें आपको प्रभाव होंगे या उसके कारण होंगे। तो रीजन एंड इफेक्ट, यानी कि कारण एंड प्रभाव। यदि कोई प्राकृतिक चीज है तो मान लो कोई प्रदूषण वगैरह, कोई भी बात हो प्राकृतिक हो, उसमें क्या होगा, रीजन एंड इफेक्ट होगा, कारण और प्रभाव होगा, सीधी सी बात है। लेकिन यदि कोई ऐसी वस्तु जिसमें आपको लाभ हानि वगैरह ऐसी हो रही है, कुछ चीजों के मोबाइल फोन है, टीवी है, ऐसी चीजों के बारे में आपको लेख लिखने को बोल दे, तब क्या करोगे। तो उसमें क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि लाभ और हानि। आपको एडवांटेज लाभ हो रहा है, डिसएडवांटेज हानि हो रही है, तो वो आपको उसमें आपको जो फायदे या नुकसान बताने होते हैं। 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, या ये हो सकता है या ये। इसके अलावा इसमें बॉडी ऑफ आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। बॉडी ऑफ आर्टिकल में क्या आ सकता है, या तो उसके कारण और प्रभाव जो आपको पता होना चाहिए, आप उसके इंग्लिश पढ़ा के लिख देना। थोड़ी ग्रामेटिकल है तो मिस्टेक चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या फिर उसके आपको लगता है इसमें लाभ या हानि हो रही है, तो आप उसकी लाभ और हानि के बारे में लिखोगे। थर्ड है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। जो उसका निष्कर्ष निकलता है उसमें क्या होता है, कोई भी निष्कर्ष निकलता है यार, उसमें आप उनको क्या दोगे, वार्निंग। यदि कोई पूरी बात है, आपको मान लो कि ऐसा कोई भी नशे के बारे में बोल दिया, तो उसमें आप क्या दोगे, उनको वार्निंग दोगे, सीधी सी बात है, इससे ये होता है, नुकसान है वगैरह। अब तो इसमें 2 बातें आप ध्यान रखना, एक तो आपका होगा सजेशन, ठीक है, और एक आपका होगा इसका उपाय होता है, एक आपके सुझाव। सुझाव या फिर आप उसको उपाय बता सकते हो कि इसमें क्या करना है, यानी कि कारण है प्रभाव है तो उसमें उपाय होगा, लाभ और हानि है तो उसमें आप सुझाव दे सकते हो, क्या कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी आपको ध्यान रखना है, आपको ये रखना है कि कहाँ उपाय का यूज करना, कहाँ सुझाव का। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको एक तो सुझाव और उपाय, जो किसमें लिखना है आपको, निष्कर्ष में, या ये आएगा या फिर दोनों में से कोई एक आएगा। इनमें भी या ये आएगा या फिर ये वाले आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको, तो आप आराम से आर्टिकल लिख सकते हो। अब हम आर्टिकल की कुछ मुख्य बातें वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आप आर्टिकल को और सिंपल तरीके से लिख सको। आपको ऐसे मैं सेंटेंस बताऊंगा जिससे आप आर्टिकल आराम से लिखोगे, पता आर्टिकल में आपको कोई समस्या ना हो। इसलिए उन सेंटेंस को थोड़ा मैं लिखूंगा यहाँ पर, आप उनको ध्यान से पढ़ना और अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो।
तो दोस्तों जब पिकनिक या जर्नी या टूर या विजिट के बारे में आपके पास जब आर्टिकल लिखना हो या कोई लेख लिखना हो, तब आप कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना सेम उसी तरीके से है, फॉर्मेट के अनुसार। आप कुछ मैं सेंटेंस बता रहा हूँ जो आपको उसमें बहुत काम आएंगे, जो कॉमन सेंटेंस होते हैं। इट वॉज प्लेजेंट वेदर, यानी मौसम बहुत सुहावना था। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो आप मौसम के बारे में तो लिखोगे। ड्यूरिंग द जर्नी आई फाइंड लाइफ इज कलरफुल, यात्रा के दौरान मैंने पाया कि जीवन रंगीन है, क्योंकि वहां आप दृश्य देखते हो तो आपको अच्छा अनुभव मिलता है। सॉन्ग्स एंड डांस एडेड चार्म टू आवर पिकनिक, गीतों और नृत्य ने हमारे भ्रमण में चार चांद लगा दिए। जब आप पिकनिक या टूर पे जाते हो, जर्नी में तो छोड़ो, लेकिन पिकनिक या टूर में जाते हुए तो आपको क्या होता है, वहां पर आप डांस वगैरह भी, आपके सहपाठी वगैरह होते हैं तो आपके डांस वगैरह साथ में गाने वगैरह होते रहते हैं। आई वुड से विदाउट एंजॉय लाइफ इज नॉट, मैं कहना चाहता हूं कि बिना आनंद के जीवन है जो शून्य के समान है, कुछ भी नहीं है। जब आप एंजॉय नहीं कर रहे जिंदगी में तो आप नर्वस हो तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट इट इज ग्रेट इवेंट इन माई लाइफ, और संक्षेप में कहूंगी मेरे जीवन की जो बड़ी घटना थी। ए जर्नी इज नॉट ओनली एंजॉयबल बट आल्सो एजुकेटिव, यानी कि जो यात्रा थी वो न केवल आनंदमय होती है, जो यात्रा होती है वो न केवल आनंदमय, आपको सिर्फ आनंद ही एंजॉय नहीं मिलता है, बल्कि एजुकेटिव यानी शिक्षाप्रद भी होती है, उसमें आपको सीखने को भी मिलता है। आई कांट फॉरगेट दिस विजिट इन माई लाइफ, यानी कि ये जो भ्रमण था, ये यात्रा थी, मैं इसको अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूं या कभी नहीं भुला सकता हूं। वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि जो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस ब्यूटी ऑफ द प्लेस, क्या मतलब तो शब्द है, जो वर्ड्स है उस स्थान की, जो प्लेस है उस स्थान की है सुंदरता, ब्यूटी को अभिव्यक्त एक्सप्रेशन अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी वो इतना सुंदर था, उतना सुंदर था कि हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द जर्नी आई सी लवली सीनरी, यानी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान होता है, मैंने सुंदर दृश्य देखिए, लवली सुंदर हो जाएगा यहाँ पर, और सीनरी दृश्य, तो वहां पर यात्रा दौरान कई सुंदर दृश्य, मतलब इतने अच्छे से दृश्य जो चीजें देखी। Whenever we have a holiday, we plan a visit or a journey, यानी जब कभी हमें अवकाश मिलता है तो हम भ्रमण या यात्रा की योजना बनाते हैं। तो इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है, आपको पिकनिक या विजिट टूर किसी की भी आ जाए तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। आपको पिकनिक का आया तो आप यहाँ पिकनिक लिखोगे जर्नी की जगह, और जर्नी का जर्नी लिखोगे, टूर का टूर लिखोगे, विजिट है तो विजिट लिखोगे। बाकी सॉन्ग्स एंड डांस वाला एक या पिकनिक है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। बाकी ये सेम रहेगा, इसमें भी आपको कुछ है नहीं, यहाँ पर जर्नी है तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें भी है नहीं, इसमें भी है नहीं, यहाँ पर आप यहाँ ये वाला ये चल जाएगा। उसके बाद ये विजिट और जर्नी लिखो, भले एक लिखो, यहाँ पर भले एक लिखोगे तो ही चलेगा, तो यहाँ पर आपने चल सकता है। यानी कि जहां पर इन चारों में कोई वर्ड्स आया है ना अब इसमें, और आपके एग्जाम में जो पूछा है इन चारों में उसकी जगह वो लिखना है जो एग्जाम में पूछा है। बस ये बातें कॉमन है, तो आपको सेकंड नंबर कंटेंट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखते हो, कंटेंट लिखते हो ना, उस कंटेंट में आपको काम आएगी। आपका जो सेलिब्रेशन या सीन या फेयर के बारे में आ जाए तो कैसे लिखोगे? हाँ, तो पिछले वाला में लिखा था पिकनिक वगैरह, उसमें भी कुछ लाइनें इसमें कॉमन हो सकती है, क्योंकि ये भी एक घूमने का स्थान है। तो सेलिब्रेशन कहीं जाते हो या फिर मेले में जाते हो, या तो वो भी आप इनमें से कॉमन लाइनें दे सकते हो। वी सॉ मैनी वर्थ सीइंग प्लेस, हमने अनेक सुंदर स्थान देखे, ये लाइन आप वहां पर भी काम ले सकते हो, उसमें कुछ लाइन जो लगे आपको इसमें काम ले सकते हो, इसलिए आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो आपका थोड़ा पैराग्राफ भी बढ़ेगा। तो फिर ऐसा है कि फॉर्चुनेटली नॉन ऑफ अस हैज विजिटेड सच ए प्लेस बिफोर, यानी भाग्य से हम में से किसी ने ऐसा स्थान पहले नहीं देखा था। अब यहाँ ये मत कहना एक दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको स्थान नहीं देखो आपका दुर्भाग्य है।
आपको जब टाइम मिले देखो, तो आपको भाग्य से वो स्थान नहीं देखा था। फेस्टिवल्स फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सन्स लाइफ। त्योहार कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दिस सीन वाज वेरी एक्साइटिंग, यानी ये जो दृश्य बहुत जोश भरा था, यानी कि इसमें जो आपको एक आनंद में बहुत जोशीला था, जिसमें आप अट्रैक्ट हो रहे थे। कूल एयर वाज ब्लोइंग, यानी ठंडी हवा है जो ब्लो यानी चलना, चल रही थी, हवा बहती है, अभी बह रही थी, चल रही थी, वही बात। देयर वाज ग्रेट हस्टल एंड बस्टल, हस्टल एंड बस्टल यानी भीड़ भाड़, वहां क्या थी, बहुत भीड़ भाड़ थी। इट वॉज काइंड ऑफ मिनी इंडिया, और ये कैसा था दृश्य, छोटे भारत के समान दृश्य था। फेस्टिवल्स हैव ए विटल रोल इन आवर लाइफ, यानी त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आई थैंक माई टीचर्स, टीचर हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, फॉर दिस मोस्ट ब्यूटीफुल विजिट, विजिट में काम आ सकती है। मैंने इतना सुंदर स्थान दिखाने के लिए गुरुजनों को धन्यवाद दिया, या पेरेंट्स होते तो माता पिता को धन्यवाद दिया, या फिर अब फ्रेंड्स होते तो दोस्तों को धन्यवाद दिया। आई थिंक वन मोस्ट विजिट जस्ट इन और फेयर्स, यानी मेरा मानना है कि व्यक्ति को इस स्थानीय मेलों में अवश्य लाना चाहिए। तो देखिए, ये जब तो सब है ना वर्ड्स और सेंटेंस, ये सब चीजें है आपके सेम की सेम, उसमें पिकनिक वगैरह में काम आ सकती है। कहीं न कहीं आपको लगे कि अब मेरा थोड़ा आर्टिकल शॉर्ट बन रहा है, तो आप इन सेंटेंस को भी वहां काम ले सकते हो। जैसे आप किसी मेले में गए तो वहां भीड़ भाड़ वगैरह है, ठंडी हवा चल रही है, ये आपका सेंटेंस का काम आ सकता है। और ये वाला जो आपके यहाँ पर आप पिकनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी पर्सन लाइफ, यहाँ ऐसे कर सकते, फेस्टिवल फंक्शन वगैरह तो यहाँ पर पिकनिक कर सकते हो। ये वाले आप काम ले सकते हो, ये वाली लाइन काम में ले सकते हो। एक तो आपकी ये वाली लाइन काम आ जाएगी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये दोनों, ये लाइनें आपके उनमें भी कॉमन काम आ सकती है, और ऐसी कई लाइनें उनमें भी होगी, तो आप नोट करना और समझना इस हिसाब से कि कोई सेलिब्रेशन है, सीन है, फेयर है, उस हिसाब से उसमें से आप काम ले सकते हो। सेलिब्रेशन मान लो कोई आपको शादी समारोह में जा रहे हो वगैरह, तो उसमें कोई समारोह में तो वो आपका सेलिब्रेशन होगा। सीन यानी आप किसी स्थान का दृश्य करते हो, और फेयर यानी किसी भी मेले में जाते हो। इसलिए जो आप कोई भी मान लो कहीं आप सेलिब्रेशन जाते हो, समाज जैसे बहुत बड़ा कोई समारोह हो रहा है, किसी का प्रवचन वगैरह है, तो वहां पर भी आ जाते हो, सेलिब्रेशन में आता है। तो अब सोशल इश्यूज के बारे में आपको कोई आ जाए, आपके पास आर्टिकल आ जाए, तो उसमें क्या करना है कि यार वो कैसे हो सकते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में हो सकते हैं, प्राइस हाई हो या करप्शन हो, ये सब उसमें हो सकता है। इट इज ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एरा, यानी ये सदी की सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो, प्रदूषण हो या जो मूल्यवर्धित दर हो, या यानी कि महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार हो, या फिर भूखमरी वगैरह कोई भी समस्या हो, तो समस्या के लिए हम ये लाइन है, आप उसमें आराम से लिख सकते हो, आप कोई गलत नहीं करेगा, इसलिए आप इन लाइनों का यूज अवश्य करना। हाँ, बस इंग्लिश वाले का हिंदी साथ मत लिखना, हिंदी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी मैंने। इट इज ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एरा, एरा या सदी, ये सदी की सबसे बड़ी समस्या है। वी फाइंड डिफिकल्ट टू लिव इन सच ए बैड कंडीशन, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारा जीवन बड़ा कठिन हो गया है। यानी कि जब आप महंगाई बढ़ती है तो आपके पास पैसों की कमी आ सकती है, या फिर प्रदूषण है तो आपको वहाँ रहन सहन में, शोषण में कमी, और भ्रष्टाचार है तो भी आप एक आम आदमी, जो एक ईमानदार आदमी वहां नहीं रह पाता है। ऐसी कई स्थितियां हैं, भूखमरी में गरीब आदमी, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति का जीवन है तो बड़ा कठिन होता जा रहा है। इफ वी डोंट स्टॉप इट, इट विल प्रोवोक डिजास्टर, यानी यदि हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये विनाशकारी होगा। इट इज हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट डीपली, यानी इसके बारे में गहराई से सोचने का यह सबसे अच्छा समय है। यानी कि जो ये टाइम अभी वाला
है, अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो काम करें प्रेजेंट में करना चाहिए, ताकि ये जो है इस बारे में विचार करने का अच्छा सा टाइम है और ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। वन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रत्येक व्यक्ति को इन सामाजिक समस्याओं के बारे में अवश्य जागरूक होना चाहिए। गेम्स, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो खेल है या स्वास्थ्य है या फिर आपकी शारीरिक शिक्षा उससे संबंधित आ जाए तब आपको क्या लिखना है, इसमें कुछ कोटेशन वगैरह है तो उनका यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। हेल्थ इज वेल्थ, सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, ये आप कोटेशन के रूप में यूज कर सकते हो और बीच में कहीं आप यूज कर सकते हो। गेम्स आर गेटवे ऑफ डिसिप्लिन, खेल अनुशासन का द्वार है, यानी कि आप खेल खेलते हो तो आपके अंदर अनुशासन की भावना लगती है कि हमें खेल है जो सही तरीके से या अनुशासन के साथ खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच अस टू टेक विन एंड डिफीट सेम, यानी खेल में कुछ शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं, खेल में जीत या हार, भले आप जीत जाओ या हार जाओ, सफल या असफल समान रूप से स्वीकार करना सिखाते हैं कि यदि आप हार रहे हो तो ऐसे बोलो कि मैं हार चुका हूं और आप फिर से जीतने का जज्बा दिखाते हैं। इन माई ओपिनियन प्लेइंग फुटबॉल इज ग्राउंड इज फार बेटर देन स्टडीइंग द गीता इन द रूम, यानी कि ग्राउंड में जो फुटबॉल खेलना है वो बंद कमरे में बैठ गीता पढ़ने से कहीं अच्छा है। मेरे विचार से बंद कमरे में बैठ गीता पढ़ने से कहीं अच्छा है मैदान में फुटबॉल खेलना। और ये कोई बुरा मत मानना कि बंद कमरे में गीता नहीं पढ़नी चाहिए, किसी धार्मिक आधार पर नहीं है, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है, इसलिए आप इसको यूज में ले सकते हैं। मैंने इसलिए स्पष्ट लिखा है स्वामी विवेकानंद, ये कोटेशन है और आप इसको स्टार्टिंग में जब इसका इंट्रो में ले सकते हो ना स्टार्टिंग में तो भी ले सकते हो। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी कि धन खोया है तो कुछ भी नहीं खोया आपने, तो धन ही खोया है आप फिर से उसे कमा सकते हो, लेकिन यदि आपने स्वास्थ्य खोया है कुछ जरूर खोया है, यानी कि आपके जो शरीर में दुर्बलता आ जाती है तो उसको वापस लाना बहुत कठिन होता है, लेकिन धन को वापस कमाना आसान होता है। क्योंकि अपने यहाँ लोग आम बोलचाल में कहते हैं पैसे को हम कमाते हैं, पैसा हमें नहीं कमाता है। हेल्थ इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, यानी स्वास्थ्य संसार का सर्वोत्तम धन है, यानी संसार का सबसे बड़ा से बड़ा धन है वो क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं है आपके पास तो आप कितना भी कमा ले वो कुछ भी नहीं है। ऑल टाइम वर्क ऑफ स्टडी एंड नो प्ले मैक्स जैक ए डल बॉय, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, कोई भी खेल नहीं खेलना। जैक जैसा कोई जैक बुद्धिमान वाला था वो भी मंद बुद्धि हो गया था, क्योंकि सिर्फ पढ़ता ही रहता था, किताबी कीड़ा था, किताबी पढ़ता ही रहता था, पर कोई खेल नहीं खेलता था। क्यों कोई स्टूडेंट हमारे कैसे स्टूडेंट होते हैं, नहीं सर हम नहीं खेलेंगे, मेरी जगह उसको ले लो, अरे पर आप क्यों नहीं खेल रहे हो, तो उनमें मन में क्या होता है, खेलना ही नहीं होता है, उनको शारीरिक विकास नहीं करना होता है, तो उनसे क्या होता है, पढ़ने में बहुत टैलेंट होते हैं लेकिन वो खेलते नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स मतलब नौकरी तो पा सकते हैं फिर भी एक कंफर्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि खेल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसमें आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके जो शरीर होता है ना वो एक्टिव रहता है, इसलिए आपको खेल खेलना चाहिए सर। चाहे आप पढ़ाई में कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप यदि खेल नहीं खेल रहे हो तो आप भी जैक के जैसे मंद बुद्धि हो सकते हो। गेम्स आर नेसेसरी फॉर आवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, यानी खेल हमारे शारीरिक, फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल यानी मानसिक ग्रोथ एंड विकास के लिए नेसेसरी यानी जरूरी है, आवश्यक है, यानी कि अपने जो शारीरिक और मानसिक यानी बाहरी शरीर का और मन का विकास करने के लिए किसका कौन आवश्यक है, खेल। खेल गेम डेवलप यूनिटी एंड टीम स्पिरिट, यानी खेल है जो डेवलपमेंट विकसित करते हैं बढ़ाते हैं यूनिटी यानी एकता और टीम यानी कि एक साथ जो रहने की भावना को बढ़ाते हैं। टीम स्पिरिट यानी कि एक साथ टीम की भावना को बढ़ाते हैं, यानी कि साथ में रह के बैठने करने की भावना को कौन बढ़ाते हैं, या फिर एकता की भावना कौन बढ़ाता है, खेल बढ़ाते हैं। गेम रिफ्रेश अस, शार्पन अस एंड सक्सेस अस, यानी कि खेल हमें रिफ्रेश ताजगी, शार्पन तेजी एंड सक्सेस एंड सफलता
देते हैं। इसलिए जो इन बातों का आप ध्यान रखना, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो कोटेशन वगैरह। और ये खेल जो गेम्स आ जाए या हेल्थ है फिजिकल बारे में इससे संबंधित कोई भी आपके आ जाए वहां पर आर्टिकल वगैरह, तो आप उसको करोगे, हो सके तो खुद पे भी आजमाना। तो ये कोटेशन है कुछ जो आप स्टार्ट इंट्रोडक्शन करते हो किसी भी आर्टिकल का, तब आपके काम आएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ सीधी लाइन में नहीं, थोड़ा इस तरीके 2 लाइनों बांट के इस तरीके से आप आराम से अच्छी तरीके से लिखना। By education I mean an all-round development of the child through mind, body and spirit। किसने कहा था? एम के गांधी, महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है मन, शरीर व आत्मा के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास। यानी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का मतलब है मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, आत्मिक जो आत्मिकता का विकास हो, सब तरीके से सर्वांगीण, सब तरीके से बच्चे का विकास हो, तो वही शिक्षा होती है, वही ओरिजिनली असली शिक्षा कहलाती है। नाम की सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान रटना शिक्षा कहलाती है। The earth can satisfy need of million people, but it cannot satisfy lust of a single person। एम के गांधी। पृथ्वी लाखों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति की वासना को संतुष्ट नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि अनेक लोगों की आवश्यकताएं जो है हमारे खाने पीने की, जो हमें पृथ्वी पे मिलती है हर वस्तु, वो हमारी पूर्ण होती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसकी अधिक इच्छा है कि पूरी दुनिया में मेरा ये हो, मेरा ये हो, और लालची इंसान है, तो वो उसकी वासना को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती है। एक जो जितना है उसमें संतुष्ट रह सकता है, उसके लिए तो बहुत है यहाँ पर। जो संतुष्ट नहीं रह सकता है उसको पृथ्वी सब कुछ नहीं दे सकती है। इट इज वेल सेड, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी ये अच्छी तरह से कहा जाता है। एहतियात, यानी कि आपको एहतियात बरतनी होती है, इलाज से बेहतर है, यानी कि आप सावधानी बरतते हो, इलाज से बेहतर है। मान लो जैसे अभी टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, इसमें यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हैंड सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो फिर कोरोना होगा, हम इलाज कराएंगे, उसके बाद कह देंगे हम ठीक हो जाएंगे, मान लिया ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे बेहतर है कि हम क्वारंटाइन रहे, वो करें, इससे बेहतर अपने घर पे बैठे एहतियात बरत लेना, तो फायदे नहीं लेंगे हम। तो यही बात है, आप सिंपली समझ दीजिए कि एहतियात है, जो आप सावधानी रखोगे ना, तो इलाज कराने की जरूरत नहीं। इलाज कराने से सावधानी अच्छी है कि आप हॉस्पिटल आओगे, परेशान आपको स्वयं होने वाले, और कोई परेशान नहीं होगा। There is no medicine after death, मृत्यु के बाद या कोई दवा नहीं है। डॉक्टर होता है, कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन मर गया उसके बाद डॉक्टर भी किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। Earn more, spend less, make your life worth, water and forest से save the planet earth, यानी कमाई से अधिक खर्च कम करें, यानी कि कमाई जितनी है उससे अधिक खर्च आपको नहीं करना है, खर्च मत करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मेक योर लाइफ वर्थ एंड सार्थक। वाटर एंड फॉरेस्ट से, यानी जल और जंगल कहते हैं। सेव द प्लैनेट अर्थ, यानी प्लैनेट यानी ग्रह, तो पृथ्वी ग्रह को बचाओ। क्यों कहते हैं? तो आप जल का दुरुपयोग कर रहे हो, जंगलों को आप काट रहे हो, पेड़ पौधों को बढ़ने दे रहे हो, और शहरों का विस्तार कर रहे हो, जिससे पेड़ पौधे कट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, और शहर में गंदगी और जल का मतलब जल गंदा वगैरह हो रहा है, वो नालों का पानी वगैरह जाता है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो पृथ्वी ग्रह है एक भयंकर खतरे में, इसको बचाना है। तो आप ये पोटेशन आपके कहाँ काम आ सकता है? प्रदूषण में, तो पेड़ पौधों के बारे में या जल के बारे में, कहीं भी आ जाए, पृथ्वी के बारे में, तो आपके काम आ सकता है। बेटर वॉक अप योरसेल्फ बिफोर यू आर अवेकन बाय डिसास्टर, यानी बेहतर होगा आप स्वयं जाग जाओ, पहले आपका लिए बेहतर होगा कि आप स्वयं जाग जाओ, इससे पहले कि आपको कोई आपदा आ जाए, आपके ऊपर कोई भी समस्या आए, फिर आपको जागना पड़े, इससे बेहतर है स्वयं जाग जाओ। जैसे यही सिलेबस है, हम अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप आराम से क्लियर कर लोगे और आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप अभी तो आराम से मजे कर रहे हो, और जैसे एग्जाम आएंगी और फिर आप किताबें इधर बंदे घुमाने शुरू करोगे, तो आपके ऊपर फिर वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Education, laws and economics are the 3 pillars of a nation।
पिलर यानी कि स्तंभ होता है। शिक्षा, कानून और अर्थव्यवस्था एक राष्ट्र के 3 स्तंभ है। एक तो एजुकेशन है शिक्षा, लॉज एंड कानून, और इकोनॉमिक्स एंड अर्थव्यवस्था जो एक राष्ट्र के 3 स्तंभ है। इनके बिना एक देश नहीं चल सकता। और द woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep. But I have a promise to keep. Milk to go before I sleep. Milk to go before I sleep. ये कोई पोइम की लाइन ली गई है कि जो जंगल है वो सुंदर, काले और गहरे है। जो जंगल है सुंदर, काले और गहरे, लेकिन तो बट आई हैव प्रोमाइज टू कीप, मैं यहाँ रहने का यानी रखने का वादा करता हूँ। मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कई मीलों चलने से पहले मैं यहाँ सोता हूँ या आराम करता हूँ। कई मीलों सोने से पहले मैं यहाँ आराम करता हूँ। इसी के साथ आपका आर्टिकल का जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको कोई समस्या है तो उसको कमेंट कर सकते हो। और बाकी वाले आपके जो सिलेबस की वीडियो है उन प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सब वीडियो अपलोड है, और एक दो नहीं है तो वो भी आपके हो जाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।